नाट्य यह वक्तव्य संगोष्ठी के कई नए आयाम प्रकाशित कर रहा है। परंपराओं को इतिहास का विषय समझा जाए और वो भी उस पाश्चात्य इतिहास दृष्टि से जो जीवन को छोड़कर समय को दर्ज करने में अपनी महानता मानती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे जीवन के सांगोपांग शिक्षा देती भारतीय दृष्टि को मूर्ता करार देती है। भौतिक नेतृत्व दृष्टि से भिन्न भारतीय नेतृत्व दृष्टि और छूटे हुए लोगों की खोज का आह्वान, लेकिन बिना किसी निरादर के। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रतीक रूप में समझे तो गौ, गंगा यानी पूरा पशु जगत, प्राकृतिक अवदान और हम मनुष्य जीवन को सहजता से धारण करने वाली जनजातीय परंपराएं मध्यवर्ती भारत की अमूल्य धरोहर है, जिस पर गहन शोध की आवश्यकता को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में आप सभी का ध्यान हम इस बात पर लाना चाहेंगे कि संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया जी ने अभी तक की जीवन यात्रा में लोक जीवन के मौलिक संस्कारों और परंपराओं को बखूबी निभाया है। गौरक्षा की उपादेयता केंद्रित आंदोलन, गंगा अवतरण नाट्य की भावात्मकता, आस्था के प्रति प्रतिबद्धता केंद्रित अयोध्या की बात या अमरनाथ यात्रा को आतंकी चुनौती का 50,000 युवाओं के साथ प्रतिकार कर साहस के प्रतिमान की स्थापना या विश्व मंच पर मातृभाषा के गौरव का गान। यही नहीं, संरक्षण के सदृश बनकर सबका मंदिर सबका कुआं जैसे प्रयास से अस्पृश्यता की रूढ़ी का प्रतिकार चिनौर की माटी के गौरव ने शब्दों से ही नहीं अथक कर्म से उन संस्कारों का निर्वहन किया है जिसे जीवन की समग्रता का पोषण करना कहते हैं और जीवन की समग्रता जो जनजातीय परंपराओं से हमें शिक्षा मिलती है। प्रसन्नता की बात है कि इस संगोष्ठी की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच वो उपस्थित हैं। अब मैं आग्रह करती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया जी से। हमने जिनका उद्बोधन अभी सुना, ऐसे पहले सत्र के अध्यक्ष और बीज वक्तव्य देने वाले डॉक्टर कपिल तिवारी जी, हमें जिनका मार्गदर्शन और सानिध्य मिल रहा है आदरणीय श्री अरुण कुमार जी, आदरणीय अरुण जैन जी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी इतिहास के जिज्ञासु, इतिहास के प्रज्ञा कलश, हमारे अनेक कुलपतिगण, प्राध्यापकगण, सभी भाई बहन, ये मान लीजिए कि मैं पहले सत्र का मुख्य श्रोता हूं कि डॉक्टर कपिल तिवारी जी को सुनने के बाद मैं जो कुछ सोचकर आया था वो तो सब ध्वस्त हो गया और मेरा बहुत इतिहास पर अध्ययन भी नहीं है, कम से कम जल जाती इतिहास पर, इसलिए मैं ऊहापोह में था। लेकिन जिस तरह का बीजारोपण हो रहा है एक भगीरथ प्रयास के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से, इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत पहले से आवश्यकता थी, ऐसा मुझे लगता है। बड़ी अच्छी भाषा में डॉक्टर कपिल तिवारी जी ने कुछ ऐसे सूक्त वाक्य दे दिए हैं, क्योंकि मैं आज जब मनन कर रहा था कि कुछ बातों को मैं वहां रखूं तो उनको पौराणिक तो नहीं माना जाएगा,
और इतिहासकारों के सामने पौराणिक उदाहरणों का कोई मतलब नहीं होता है। यही होती है पश्चिमी दृष्टि। कहा यह जाता है कि सभ्यताएं युग के साथ बदलती, लेकिन संस्कृति कभी नहीं बदली जाती। सभ्यता का मतलब हमारी जीवन शैली हो सकती है, हमारे आवागमन के तरीके हो सकते हैं, खान पान का तरीका हो सकता है। दुनिया में दो उदाहरण दो देशों के हैं। रसिया के बारे में मैं कहता हूं कि रसिया बड़ा सबल राष्ट्र बनकर उभरा था। रसिया शस्त्र शक्ति में बहुत मजबूत था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण है कि जर्मनी ने जब हमला बोला तो रसिया के सिपाही बंदूक फेंककर शिविरों में चले गए। एकमात्र कारण था कि वहां रोटी कपड़ा मकान के नारे ने पूरी रसिया को, जिसको एक वैचारिक क्रांति वहां के लोग कहते हैं, अपने इतिहास से तोड़ दिया, अपने पूर्वजों से, अपने महापुरुषों से, अपने भगवान से, चर्चों से। और एक ऐसा नीरस और प्रेरणा विहीन जीवन, उसका परिणाम हुआ कि जर्मनी खदेड़ता हुआ चला गया स्टेलिनग्राद तक। जब उसको अपने महापुरुषों की प्रेरणा रखनी पड़ी सामने सैनिकों के। जापान हमारे आजादी आते आते जिस तरह हम स्वतंत्रता का सूर्य देख रहे थे, वो भी हिरोशिमा नागासाकी कांड के बाद पैरों पर उठकर खड़ा हो रहा था। छोटा सा राष्ट्र दुनिया को कर्जा बांटने वाले देश के रूप में देखा जाने लगा। 1996 की बात है, मैं प्रयाग के प्रवास पर था और उन दिनों बजरंग दल के प्रमुख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में डॉक्टर की तरह एक सैनिक रहने वाले डॉक्टर अग्रवाल जी ने कहा कि कल का अल्पाहार हमारे घर पर है। अब तो वो नहीं रहे, उस समय बहुत बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर बड़ा विषाद, बड़ी निराशा। उन्होंने कहा कि क्या लगता है आपको देश के बारे में? हमने कहा हमारे क्या अनुभव है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में हम मैदान में थे जापान के, और जापान की एक रेजिमेंट के साथ में हम थे। रेजिमेंट समाजों के आधार पर बनते हैं, हमारे यहाँ भी है गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट वगैरह वगैरह। तो एक समुदाय की वो रेजिमेंट थी। वो कहने लगे कि पहले दिन के ही नाश्ते में हमने देखा कि हमारे साथ जितने सिपाही बैठे हैं उनके आगे के दांत नहीं दिखाई दे रहे, और सबके नहीं। तो मुझे हंसी आई। एक ने कहा कि क्यों डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा कि आपके दांत उगते भी हैं क्या सबके सब? उन्होंने कहा नहीं। जापान जब बर्बाद हुआ तो जापान के सम्राट ने जापान वासियों से अपील की कि अगर देश बचाना है तो मुझे सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। वो कहने लगे आपके भारत की तरह परंपराएं तो नहीं है जंजीर, अंगूठी और आभूषण पहनने की, पर हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आगे के दांतों को सोने से मढ़वाने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि जब देश के लिए सोना मांगा गया तो हम सब इतने भावुक हो गए कि हमने अपने आगे के दांतों को तोड़ तोड़ कर सम्राट के चरणों में मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया। इसको कहते हैं नेशनल स्पिरिट। भारत को तो खंड खंड करने की कोशिश हो रही। हम जिस मध्यवर्ती भारत के इतिहास और यहाँ की संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत प्राचीन इतिहास है इस भूखंड का। मैंने वाल्मीकि रामायण में अपने मध्य प्रदेश के 2 नगरों के नाम पढ़े,
और भगवान राम का काल कितने वर्ष पहले का था ये तो इतिहासकार जानते होंगे। मैंने संतों महापुरुषों से सुना है कि 17.5 लाख वर्ष पहले की बात है। और उसमें मध्य प्रदेश की एक नगरी का उल्लेख आता है। काकभूषुंड जी से जब उनके पूर्व जन्मों की कथा गरुड़ जी ने पूछी तो वो कहते हैं एक जन्म में मैं अयोध्या में जन्मा था और चलते चलते अवंतिका में जाकर पहुंच गया। वहां मैंने एक गुरु बना लिए। गुरु मेरे निर्गुण उपासक थे। मैं उनकी मखौल उड़ाया करता था। एक दिन मैं शिव मंदिर में, और शिव मंदिर जो मैं सोचता हूं ज्योतिर्लिंग महाकाल का ही मंदिर होगा, उसका उल्लेख है। तो कहने लगे गुरु जब आए तो मैं लेटा हुआ था, गुरु का मान कर रहा था। आकाशवाणी होती है तुझे 1000 जन्म सर्प के लेने पड़ेंगे। मेरे गुरु की आंखों में से आंसू बहने लगे। उन्होंने शिव की प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, जन्म जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, श्राप तो वापस नहीं होती है। वही रुद्राष्टक की रचना हुई है जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं। गुरु की प्रार्थना है, अवंतिका का उल्लेख है। और जब भगवान ने अपने पुत्र और भाइयों के पुत्रों को राज्यों का वितरण किया अपनी लीला की समाप्ति के समय पर, तो शत्रुघ्न जी के एक पुत्र को मथुरा यानी मथुरा और दूसरे पुत्र को विदिशा का राजा बनाया है। और मैंने जब तक इसको नहीं पढ़ा था तो मुझे विदिशा के बारे में नहीं लगता कि कोई त्रेताकालीन नगरी भी मध्य प्रदेश में हो सकती है, लेकिन अवंतिका और विदिशा का तो उल्लेख है। और मानव सभ्यता से अगर इतना परिपूर्ण नहीं होता ये मध्यवर्ती भाग, तो भगवान कृष्ण को सांदीपनी आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आना ये बताता है कि यहाँ की सभ्यता, मानव सभ्यता, वो द्वापरकालीन हो त्रेताकालीन हो, भगवान को रुकने का ठौर भी 12 वर्ष का इसी भाग के चित्रकूट में बनाना पड़ा। अब मैं कपिल जी को सुन रहा था और मैं इस धारणा से सहमत हूं। मेरा अपना कंसेप्ट भी ये है कि इस देश की जो परंपरा है, जिन्होंने हमारे जीवन में स्थायी रूप से अपना स्थान बनाया, वो लोक रीतियां हैं और अनेक बोलियों के लोकगीत भी हैं। यह हमारी बहुत बड़ी थाती है। पहले 3 दिन की शादी हुआ करती थी। मेरी अपनी शादी में तो चौथे दिन लौटा था। आजकल 5-5, 10-10 घंटे के विवाह हो गए हैं। इस पर मैंने बहुत बारीकी से सोचना शुरू किया और बहुत बारीकी से सोचा तो इसमें अनेक रीतियां होती हैं विवाह में, जिसमें एक रीति होती है कि दूसरे दिन वर पक्ष वधू पक्ष से जनवासे में मिलकर, बारात का जो रुकने की जगह होती है उसको जनवासा कहा जाता है, उसमें जाकर प्रार्थना करते और क्षमा मांगते हैं। अब देखिए, आप 17.5 लाख साल पहले के विवाह की परंपरा में विनती के लिए जाना, कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ नौटाटी बोला जाता है इस परंपरा को, कहीं विनती बोला जाता है। तीसरे दिन एक छाती पान नाम की परंपरा है। अब आजकल की शादियों में होता है, मैंने नहीं देखा है। अब छाती पान में दोनों समधी गले से चिपकते हैं, दोनों मिलते हैं। तो मैं ये जो परंपरा है, रीति है, उसके बारे में एक एक करके बिना किसी किताब के ऐसे सोचते सोचते, तो ये छाती पान क्यों है? तो छाती पान इसलिए है क्योंकि पान का जो आकार होता है वो दिल का होता है।
जब हम हल्ट बनाएंगे तो पान बनता है। तो एक पान इस समधी के छाती खोलकर चिपकाया, एक उसको चिपकाया, दोनों ने गले से मिलकर ये प्रकट किया कि आज से शरीर दो हैं मगर दोनों दिल मिल गए। एक अकादमी से मैंने ये कहा, ग्रंथ अकादमी है, मैंने कहा कि आप एक प्रयास कर सकते हैं कि हमारे बुंदेलखंड के लोकगीतों को सहेजें और लोक परंपरा को थोड़ा अभिलेखित करें। जितनी बोलियां हैं उतने प्रकार के लोकगीत हैं, और जैसे जैसे हमारी दादी की पीढ़ियां, ज्यादा से ज्यादा कह लूं कि मेरे जैसे व्यक्ति की मां की पीढ़ी तक ये जो वाचिक परंपरा की बात हो रही है, उस वाचिक में लोकगीत भी है, ये कहीं लिपिबद्ध नहीं है, ये श्रुति के आधार पर ही आगे पूरी परंपरा बढ़ी है, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो वो चाहे जनजातीय क्षेत्रों की परंपरा हो, बुंदेलखंड की हो, बघेलखंड की हो, इसको सहेजने की बड़ी जरूरत है। आजकल जो प्राथमिक के बीज बोए जा रहे हैं, अलग अलग रूपों में रोज प्रकट हो रहा है, हम देख रहे हैं। अंग्रेजों के समय की जनगणना और फिर भारत के आजादी बाद की जनगणना में जो आधार बनाए गए, उसके बारे में आगे के सत्रों में बहुत चर्चा होगी, बीज वक्तव्य में भी उसको बताया गया है। लेकिन मैं याद करता हूं अपने ही बचपन का वो काल। मेरे बाबा जब बगल के गांव में जाते थे कहीं, तो अपने साथ में उनके एक लोटा, एक डोरी झोले के साथ जाता था। तो हम कहते थे कि ये लोटा ले जाने की क्या जरूरत है? तो वो कहते थे कि बेटा, वो एक गांव में जाना है, उसमें तो श्यामू आदिवासी की बिटिया ब्याही है, उस गांव के टपरे हैं वहां पर, और एक जगह धन्नूलाल जाटव की बिटिया है दूसरे गांव में, तो गांव का पानी हम नहीं पी सकते। क्यों? इसलिए नहीं पीते हैं कि अपनी बिटिया जिस गांव में दी जाती है, बिटिया का खाया नहीं जाता, क्योंकि वो घर में सब कुछ छोड़कर जाती है, तो ताज जिंदगी हम कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की लोक परंपरा है कि भांजे के चरण छूता है बड़े होकर भी मामा, बिटिया के पैर छूते हैं पिता स्वयं, तो बिटिया के गांव का पानी नहीं पीना है। इसलिए गांव बाहर का पानी पी लेंगे पर गांव का पानी नहीं पिएंगे। आप सोचिए, इस पूरे समाज की एक परिवार मानने और समझने की कितनी गहरी समझ और परंपरा कहां ध्वस्त हो गई। डोगर बटोई नाम का एक गिरोह होता था। डोगर बटोई राजपूत थे और जाते वो क्षत्रियों में सिकरवार हुआ करते थे। ये हम लोगों के 5-7 साल की उम्र होगी तब तक वो गैंगों का आतंक रहता था। डोगर बटोई मेरे गांव पर, गांव की तरफ उनका कूच हुआ, ऊंटों पर बैठकर डकैती के लिए वो गैंग निकलती थी। उन दिनों कोई थाने और चौकियां जगह जगह होती नहीं थी, पुलिस भी पीछा क्या कर पाती। तो मुझे एक घटना बताई कि हमारे गांव के जैनियों के घर डकैती डालने के लिए डोंगर बटोई का गिरोह आ रहा है, पर उन्हें पता लगा कि इस चिनौर गांव में तो सिकरवारों की बिटिया ब्याही है। मेरी मां सिकरवार थी। डोंगर बटोई का गिरोह गांव के बगल से निकल के अगले गांव की तरफ डकैती को चला गया, पर कहां मुरैना जिले की बिटिया ब्याही है, इसलिए डाकू जैसा भी उस गांव पर हमला नहीं बोलना है। ये आज हम
समता की बात करते हैं, नारे लगाने वाले तमाम बातें करते हैं, विषमता को, इतिहास की विषमता को बांटने की दवा घृणा कभी नहीं हो सकती। ये धीरे 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 ये जो परंपराएं थी उनकी चर्चाएं भी होना बंद हो गई और अधुनातन होने की दौड़ में ये जो हमें बांधने का पूरा एक जो संस्कार था पूरे समाज को, ये विस्तृत हो गया। एक विषय मैंने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने जिस तरह जनगणना के समय और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कोशिश की है हमारे बनवासी समाज के बारे में, जिसको हम जनजाति के नाम से संबोधित करते हैं, एक वनों में रहने वाला ऐसा समाज जो बहुत आदिम है, सबसे पुरातन वही है, उसका नगर से कोई वास्ता नहीं था, उसका गांव से कोई वास्ता नहीं था। इसी आजादी के आंदोलन में, पहली क्रांति में अगर ऐसा होता तो टाटिया भील को क्या लेना था देश से अंग्रेजों को खदेड़ने का? टाटिया भील क्या अपने लिए लड़े? बिरसा मुंडा अपने लिए लड़े? संथाल का जो क्रांति है उस समय के वनवासियों की, उसको बहुत दूसरा कलेवर देकर, बहुत दूसरी परिभाषा देकर कहा गया कि नहीं, वो देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। और अगर मैं पौराणिक काल में कहूं तो शबरी क्यों झाड़ू से गुहार गुहार कर राम की प्रतीक्षा करती अगर भीलों का कोई वास्ता ही नहीं था? निषाद भगवान के लिए उपहार लेकर खड़ा हुआ है अगर उसका वास्ता नहीं था। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो हल्दी घाटी के दर्रे के ऊपर खड़े हुए वनवासियों ने अपने हाथों में पत्थर और तीर कमान लेकर राणा के युद्ध को लड़ा है। लोग तो कहते हैं उनका कोई वास्ता ही नहीं था। और इसलिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं इस कार्य के लिए जिसका शुभारंभ हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शिक्षा जगत में केवल सिलेबस की सीमाओं में वो तो विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए पढ़ना ही होता है, पढ़ें, लेकिन हमारे प्राध्यापक उस सिलेबस की सीमाओं से हटकर इस विषय को अगर नई पीढ़ी के मानस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसकी शुरुआत की जरूरत है, क्योंकि इतिहास के पुनरीक्षित करने में अभी समय लगेगा। आप सबके विमर्श के बाद धीरे धीरे वो सामग्री उपलब्ध होगी। पुनर्लेखन जब किताबों का होता है 20% का अधिकार तो